नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। महाराष्ट्र में मोदी का महाप्रयोग शुरू हो चुका है। एक ऐसा प्रयोग जिसके बारे में राहुल गांधी सोच भी नहीं सकते। आज महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी की 3 चुनावी सभाएं हुई। पहली सभा छत्रपति संभाजीनगर में थी, जिसको कुछ लोग औरंगाबाद कहते हैं। चॉइस क्लियर है, औरंगजेब को मानने वाले उसे औरंगाबाद ही कहेंगे और मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज के उत्तराधिकारी छत्रपति संभाजी महाराज को मानने वाले संभाजी नगर ही कहेंगे। नरेंद्र मोदी ने आज यही फर्क समझाया। संभाजी महाराज के हत्यारों को मसीहा मानने वाले सियासी चेहरों को महाराष्ट्र के लोगों के सामने मानिए एक्सपोज कर दिया। नरेंद्र मोदी की दूसरी सभा रायगढ़ के पनवेल में थी। रायगढ़ यानी मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी, जहां मोदी ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज मेरे भगवान हैं, मैं उनका भक्त हूं। और इस वक्त मोदी की तीसरी चुनावी सभा मुंबई के शिवाजी पार्क में चल रही है। यह वो शिवाजी पार्क है जहां से एक वक्त में बाला साहेब ठाकरे हिंदुत्व की हुंकार भरा करते थे। इन 3 रैलियों से महाराष्ट्र का चुनाव जीतने का कौन सा फॉर्मूला मोदी को मिल गया है? महायुति की जीत और महाअघाड़ी की हार की 100% गारंटी का क्लेम मोदी आखिर किस आधार पर कर रहे हैं, इस रिपोर्ट में आपको जानने को मिलेगा। ये अघाड़ी वालों को घुसने ही मत देना। मोदी ने महाराष्ट्र के 9,53,74,302 वोटर्स को महाअघाड़ी के किस खतरे से वार्न किया है? मोदी ने महाराष्ट्र के वोटर्स को राहुल और राहुल की पार्टी के किस डेंजरस प्लान से सावधान रहने को कहा है? पिछले 10 वर्षों से ओबीसी समाज का प्रधानमंत्री इन्हें बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। ओबीसी प्रधानमंत्री महाअघाड़ी वालों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र की चुनावी पिच पर यह बयान क्यों दिया? क्या नरेंद्र मोदी को महाराष्ट्र जीतने का फॉर्मूला मिल गया है? अगर हां, तो मोदी का वो फॉर्मूला क्या है? हमारी सरकार आएगी। अकेले राहुल गांधी काफी है, अकेले राहुल गांधी काफी है। राहुल कह रहे हैं महाराष्ट्र में उनकी सरकार आएगी। पटोले कह रहे हैं मोदी के लिए अकेले राहुल गांधी ही काफी हैं। कांग्रेस वाले लिख रहे हैं डबल इंजन अब धुआं फेंकने लगा है। राहुल की पार्टी यह नैरेटिव बना रही है कि अब की बार वो महाराष्ट्र में मोदी को लपेट लेंगे। लेकिन मोदी विरोधी गुट को रत्ती भर अंदाजा नहीं है कि मोदी ने अब की बार उन्हें ही समेट देने का पुख्ता इंतजाम कर लिया है। और मोदी ने इसके लिए जो प्लान बनाया है, जो फॉर्मूला रेडी किया है, उस फॉर्मूले को पब्लिकली अनाउंस भी कर दिया है। हम एक है तो सेफ है, एक है तो हम एक है तो। मोदी महाराष्ट्र में समाज के उस वर्ग को एक रहने को कह रहे हैं जिसे तोड़ने वाली स्क्रिप्ट पर राहुल और महाअघाड़ी वाले काम कर रहे हैं। मोदी ने वोटिंग से एक हफ्ते पहले पूरी लिस्ट गिनाई है। महाराष्ट्र के माड़ी समाज, गवंडी समाज, लोहार, सुतार, सोनार, कुम्हार, वाणी, तेली, नावी, धोबी, इन सबको नरेंद्र मोदी ने एक ही बात समझाई है। और वो बात यह है कि एक हैं तो सेफ है में ही भलाई है, क्योंकि महाअघाड़ी वाले खड़ी कर रहे जातियों के बीच गहरी खाई है। कांग्रेस के शहजादे विदेश में जाकर खुलेआम बयान देते हैं कि वो आरक्षण को खत्म कर देंगे। भाइयों बहनों, अब अपने एजेंडे को लागू करने के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस और अघाड़ी एससी, एसटी, ओबीसी को छोटी छोटी जातियों में बांटने का षड्यंत्र रच रहे हैं। कांग्रेस यहां माड़ी समाज को गवंडी समाज से लड़वाना चाहती है। कांग्रेस लोहार को सुतार से लड़वाना चाहती है। कांग्रेस चाहती है कि सोनार और कुंभार में जाति के नाम पर लड़ाई हो जाए। ये लोग वाणी और तेली जैसे समाजों को आपस में लड़ाना चाहते हैं। ये नावी धोबी को लड़वाने की फिराक में है।
कांग्रेस सोच रही है कि ओबीसी जातियों में बटेगा तो उसकी ताकत कम हो जाएगी और जब समाज की ताकत कम हो जाएगी तो कांग्रेस को बैठे बैठे ही फायदा मिल जाएगा। यही से कांग्रेस के लिए सत्ता में वापसी क्या मौके की तलाश चल रही है और जैसे ही कांग्रेस को सरकार में आने का मौका मिला तो वो एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण रोक देंगे। इसलिए एससी, एसटी, ओबीसी को इन साजिशों का शिकार नहीं होना है और इसलिए भाइयों बहनों हमें जागरूक रह करके एकता को बल देना है, एकता की ताकत को बढ़ाना है, एकता के मंत्र को जीना है और इसलिए हमें याद रखना है हम एक है तो सेफ है, हम एक है, हम एक है तो अब सवाल यह है कि महाराष्ट्र की चुनावी पिच पर मोदी को एससी, एसटी और ओबीसी को एकजुट रहने की अपील क्यों करनी पड़ रही है? इसका जवाब राहुल गांधी और महाआघाड़ी की समाज के अलग अलग वर्गों को जाति के नाम पर लड़ाने भड़काने वाली स्ट्रेटजी में है। राहुल ने लोकसभा चुनावों की ही तर्ज पर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए भी हाथ में लाल रंग की डायरी दिखानी शुरू कर दी है। संविधान खतरे में है का वही पुराना टेप बजाना शुरू कर दिया है और मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ दलित, ओबीसी, आदिवासियों को भड़काना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं संविधान को पब्लिक मीटिंग में दिखाता हूं और संविधान खाली है। संविधान उनके लिए खाली है क्योंकि उन्होंने ये संविधान जिंदगी में पढ़ा नहीं है। उनको कोई आइडिया नहीं कि इस किताब के अंदर क्या लिखा हुआ है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी के लिए यह संविधान खाली है। वो कहते हैं कि लाल रंग का संविधान राहुल गांधी दिखाता है। देखिए इस पर क्या रंग है, नीला है, लाल है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अंदर जो लिखा है उसकी हम रक्षा करते हैं, उसके लिए हम जान देने को तैयार हैं। याद रखिए मेन लड़ाई, सच्ची लड़ाई संविधान की है। आदिवासियों को क्या दिया, दलितों को क्या दिया, पिछड़ों को क्या दिया, किसानों को क्या दिया, मजदूरों को क्या दिया, महिलाओं को क्या दिया? कुछ नहीं। पार्लियामेंट में मैंने कह दिया है, लोकसभा में नरेंद्र मोदी के सामने, कांग्रेस पार्टी की सरकार जाति जनगणना करेगी और ये जो 50% का आपने रिजर्वेशन पे दीवार लगा रखी है इसको हम तोड़ के उड़ा के फेंक देंगे। रिजर्वेशन को हम 50% से आगे ले जाएंगे। लोकसभा में मैंने बोला है, ये वायदा मैं आपसे कर रहा हूं, जाति जनगणना और 50% की दीवार कांग्रेस पार्टी की सरकार दिल्ली में तोड़ेगी, महाराष्ट्र की सरकार यहां तोड़ेगी। जाति जनगणना हम करके दिखाएंगे। महाराष्ट्र चुनाव के लिए राहुल अलग अलग जातियों को बांटने वाली जो सियासी स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, उसकी एक वजह 2024 के लोकसभा चुनाव की एक झूठी फैक्ट शीट भी है, क्योंकि तब दलितों को, ओबीसी को, पिछड़ों को संविधान खतरे में है का डर दिखाकर भी, झूठ फैलाकर भी राहुल पूरी तरह उन वर्गों का वोट नहीं बटोर पाए थे। 24 के लोकसभा चुनाव के एक पोस्ट पोल सर्वे का डेटा कहता है कि महाराष्ट्र के अपर कास्ट में 58% ने महायुति, 38% ने महाआघाड़ी को वोट दिया था। 46% मराठा महायुति, 39% महाआघाड़ी के साथ थे। 50% ओबीसीज ने भी महायुति को वोट दिया था। महाआघाड़ी को सिर्फ 39% ओबीसीज का ही वोट मिला। दलितों में भी 35% ने महायुति और 46% ने महाआघाड़ी को वोट दिया था। यानी लोकसभा चुनाव के वक्त हजारों फॉल्स नैरेटिव फैलाने के बावजूद राहुल अपने प्लान में कामयाब नहीं हो पाए थे। इसलिए अब वो नए सिरे से एक नया झूठ परोस रहे हैं।
वोटर्स को कंफ्यूज कर रहे हैं। प्रधानमंत्री इसीलिए समाज के हर वर्ग को राहुल और महाआघाड़ी के इस खतरनाक और बांटने वाले प्लान से सावधान रहने को कह रहे हैं। तो बटोगे तो कटोगे महाराष्ट्र के नैरेटिव में, महाराष्ट्र के मिजाज में फिट बैठता है क्या? देखिए, बहुत साफ बात है। मुझे समझ में नहीं आता कि इस प्रकार से इसको गलत तरीके से क्यों लिया जाता है। कोई भी समाज अगर बटेगा तो समाप्त हो जाएगा। इतिहास ने दिखाया। और देखिए, कांग्रेस ने लगातार ये कोशिश की है कि हमारा समाज जातियों में इस तरह से बटे कि एक दूसरे से लड़ता रहे। इसलिए अगर कोई ये बात कहता है कि बटोगे तो कटोगे, तो इसमें क्या गलत है? हाँ, मुझे लगता है कि इसको और पॉजिटिवली कहा जा सकता है। जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया वो बिल्कुल सही नारा है, एक है तो सेफ है। आप भी मानते हैं कि बटोगे तो कटोगे थोड़ा नेगेटिव हो गया? बिल्कुल नहीं, क्यों नेगेटिव होगा? अभी आपने तो कहा कि पॉजिटिवली कहा जा सकता है। इसलिए मेरे मुंह में चीजें मत डालिए। नहीं, पूछ रही हूं मैं आपको बताना चाहता हूं, अपनी अपनी बात कहने का ढंग होता है। और योगी जी ठेठ बोलने वाले आदमी है, और योगी जी ने जो कहा बिल्कुल सही है, बटोगे तो कटोगे। जो बटा है वो कटा है। इसलिए मैं बिल्कुल योगी जी की बात से सहमत हूं। हाँ, मैं इससे भी ज्यादा सहमत हूं कि जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि एक है तो सेफ है, ये लोगों को समझ लेना पड़ेगा। हरियाणा में बीजेपी का जो फॉर्मूला कामयाब रहा, महाराष्ट्र में उसी फॉर्मूले को दोहराने की कोशिश है। इसीलिए मोदी से लेकर पूरी पार्टी इस वक्त एक हैं तो सेफ हैं वाले स्लोगन को प्रमोट कर रही है। और इसकी एक दूसरी वजह भी है, और यहां भी कांग्रेस वाला एक हिडन फैक्टर है। एक वक्त था जब महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी भी दो फॉर्मूले पर काम करती थी। विदर्भ के लिए उनका फॉर्मूला था डीएमके यानी दलित, मुस्लिम और कुणबी, और महाराष्ट्र के बाकी रीजन्स के लिए उनका फॉर्मूला था एमएमडी यानी मराठा, मुस्लिम और दलित। महाराष्ट्र में मराठा करीब 32% हैं, दलित 14%, मुस्लिम 12%, आदिवासी 9%, और ये सब मिलकर महाराष्ट्र की कुल आबादी के करीब करीब 65% हो जाते हैं। इनमें से 60% वोटर्स के कंसोलिडेशन यानी एक साथ आ जाने से 24 के लोकसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी का वोट शेयर करीब 44% तक पहुंच गया, जिससे महाविकास अघाड़ी 48 में से 31 सीटें जीतने में कामयाब रही। विधानसभा चुनाव में महाअघाड़ी इसी फॉर्मूले को रिपीट करना चाहती है। राहुल इसीलिए महाराष्ट्र की चुनावी रैलियों में बार बार जाति वाला टेप बजा रहे हैं, उन्हें भड़का रहे हैं, और मोदी विपक्ष के इस खतरनाक प्लान से बार बार सचेत किए जा रहे हैं। समाज के हर वर्ग को एक रहने की सलाह दे रहे हैं। मैंने सवाल पूछा नरेंद्र मोदी से, नरेंद्र मोदी जी, आप जाति जनगणना क्यों नहीं कराना चाहते हो? पार्लियामेंट में उनके सामने पूछा मैंने। 15% दलित आबादी है, 8% आदिवासी हैं, 50% कम से कम पिछड़ा वर्ग है, और 15% माइनॉरिटी है। यह है आपकी आबादी। अच्छा, सचमुच में पिछड़े कितने हैं किसी को नहीं मालूम। हम कहते हैं कि तकरीबन 50% है, मगर सच्चाई किसी को नहीं मालूम। कांग्रेस पार्टी अब समाज में जहर घोलने पर उतर आई है। इन्हें सबसे ज्यादा खतरा एसटी, एससी, ओबीसी के ताकतवर होने से, उनके आगे बढ़ने से कांग्रेस कांप जाती है, गुस्से में आ जाती है। कांग्रेस की मंशा है दलित, आदिवासी, पिछड़ा, जो आज उसकी एक पहचान बनी है, संगठित ताकत बनी है, वो जातियों में बिखर जाए, जाति जाति के बीच टक्कर शुरू हो जाए। हमें इस षड्यंत्र से सावधान रहना है। दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए, ताकि समाज को तोड़ने वालों की नींद हराम हो जाए। हम एक हैं तो, हम एक हैं तो, हम एक हैं तो। 24 के लोकसभा चुनाव में जिन फेक नैरेटिव ने
कांग्रेस को 99 सीटों का टॉनिक दे दिया, वो उसी टॉनिक के दम पर महाराष्ट्र में भी आगे बढ़ रही है। राहुल इसी प्लान के लीड कैरेक्टर हैं, जो हर दिन एक नया नैरेटिव गढ़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव की ही तर्ज पर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी अपने खटाखट मॉडल वाले प्लान पर काम कर रहे हैं। आपके बैंक अकाउंट में हर महीने 1 तारीख को खटाखट 3,000 रुपए अंदर आप जगेंगी, बैंक अकाउंट में देखेंगी, और महाराष्ट्र की सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार ने सुबह ही आपके बैंक अकाउंट में 3,000 रुपए डाल दिए होंगे। मगर राहुल के इस खटाखट मॉडल, जातियों को बांटने वाले स्क्रिप्ट और आरक्षण पर फैलाए झूठ की पोल हरियाणा में खुल चुकी है। और महाराष्ट्र के लिए भी मोदी ने कांग्रेस के ऐसे तमाम झूठ का पर्दाफाश करना शुरू कर दिया है। इसे एक उदाहरण से समझिए। गुरुवार को राहुल महाराष्ट्र पहुंचे, नंदुरबार में खड़े होकर कहा कि वो आरक्षण की 50% वाली सीमा की दीवार को उखाड़कर फेंक देंगे। मगर फिर हमारी नजर राहुल गांधी की ही पार्टी के एक पुराने चुनावी विज्ञापन पर पड़ी, जिसमें उनकी पार्टी लोगों से यह सवाल पूछ रही थी कि आपकी किस्मत तय करेगी या फिर आपका मेरिट। यह 1984 का विज्ञापन है, जब कांग्रेस अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण खत्म करने की तैयारी कर रही थी। और आज राहुल चुनाव जीतने के लिए उसी आरक्षण को हथियार बनाए बैठे हैं। मेरिट की बात नहीं कर रहे, जाति वाला टेप बजा रहे हैं। साथियों, कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने के लिए विकास पर नहीं, बंटवारे पर भरोसा करती है। कांग्रेस दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को आगे बढ़ने से रोकती है, ताकि सत्ता पर पीढ़ी दर पीढ़ी इनका कब्जा बना रहे। इसलिए कांग्रेस शुरू से ही आरक्षण के खिलाफ रही है। आप देखिए, इन दिनों इंटरनेट पर पुराने अखबारों की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। आपने भी न देखा हो तो जरा निकाल करके देखिए। आरक्षण को लेकर कांग्रेस की असली सोच क्या है, ये इन एडवर्टाइजमेंट्स में देख करके आज लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं। आपको मालूम है, कांग्रेस पहले खुले आम कैसे कैसे विज्ञापन देती थी। कांग्रेस आरक्षण को देश के खिलाफ बताती थी। कांग्रेस आरक्षण को मेरिट के खिलाफ बताती थी। कांग्रेस की मानसिकता और कांग्रेस का एजेंडा अभी भी वही है। महाराष्ट्र में वोटिंग से ठीक एक हफ्ते पहले मोदी ने राहुल को उन्हीं के जाल में फंसा डाला। रही बात हर जाति, हर वर्ग के वोटर्स को एकजुट करने की, तो इसका स्पेशल 65 वाला प्लान पहले से ही एक्टिवेट हो रखा है और इस प्लान का जिम्मा आरएसएस ने उठाया हुआ है। समाज के हर वर्ग को एकजुट करने के लिए एक हैं तो सेफ हैं के स्लोगन को घर घर पहुंचाने के लिए आरएसएस का सजग रहो अभियान महाराष्ट्र में चल रहा है। हिंदू इस बार जातियों में न बटे, इसके लिए महाराष्ट्र में आरएसएस के स्वयंसेवक और 65 से ज्यादा संगठन सैकड़ों मीटिंग्स कर चुके हैं। आरएसएस के चारों प्रांत या कहें महाराष्ट्र के रीजनल डिविजन्स जहां आरएसएस के हेडक्वार्टर्स हैं, वो सब इस कैंपेन से जुड़े हुए हैं। शाखा लेवल पर मीटिंग्स हो रही हैं और मकसद सिर्फ एक है, हिंदू वोटर्स को एकजुट करना। यह काम संगठन के लेवल पर भी हो रहा है और नरेंद्र मोदी ने भी कमान संभाल रखी है। महाराष्ट्र के लिए मोदी ने ऐसा महाप्रयोग किया है कि राहुल गांधी सोच भी नहीं पाएंगे और महागाड़ी वाले 24 में एक बार फिर हार जाएंगे। हमें ध्यान रखना है, ये कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति करने में तो अग्रिम है, लेकिन गरीब की दुश्मन है।
इसलिए कांग्रेस को रोकने की बड़ी जिम्मेदारी भी मेरे गरीब भाई बहनों की भी है। आप सोचिए, अघाड़ी वालों के इरादे कितने खतरनाक हैं। इसलिए मैं माताओं बहनों को विशेष आग्रह से कहता हूं, ये आपके भविष्य के हर चीज को रोकने के लिए इंतजार करते बैठे हुए हैं और इसलिए अघाड़ी वालों को मौका न मिले, ये महाराष्ट्र की महिलाओं ने ठान लिया है। और मुझे विश्वास है, जब महिलाएं ठान लेती है तो मैं नहीं मानता हूं ये कांग्रेस अघाड़ी वालों के लिए किसी के दरवाजे तक पहुंचने की हिम्मत रहेगी। साथियों, देश अब कांग्रेस की सच्चाई को भली भांति जान चुका है। कांग्रेस चाहती है एसटी की जातियां आपस में लड़े, कांग्रेस चाहती है एससी की जातियां आपस में झगड़ा करें, कांग्रेस चाहती है ओबीसी जातियों में आपस में टकराव हो जाए। इसलिए कांग्रेस आगरी जाति को उनको माली से लड़वाना चाहते हैं। ये लोग तांडेल जाति को कुंभार से लड़वाने के एजेंडा पर काम कर रहे हैं। हर समाज में भी ये जाति के आधार पर विद्वेष पैदा करना चाहते। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें इस षड्यंत्र से सावधान रहना है और हमें याद रखना है, हम एक हैं तो सेफ है। हम एक हैं तो दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए, ताकि समाज को तोड़ने वालों की नींद हराम हो जाए। हम एक हैं तो, हम एक हैं तो, हम एक हैं तो। अखिलेश यादव प्रयागराज में कैंप लगाकर बैठे थे। योगी ने एक फोन कॉल से मामला पूरा खत्म ही कर दिया, सॉल्व कर दिया। योगी सिर्फ यूपी का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, इस वक्त वो महाराष्ट्र भी जा रहे हैं, झारखंड भी जा रहे हैं। अखिलेश यादव का फोकस सिर्फ 9 सीटों पर है जहां उपचुनाव है। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक अजीब तरीके का युद्ध उनके विरोधियों ने छेड़ रखा है। योगी अपने ही अंदाज में अपने विरोधियों को जवाब दे रहे हैं। अब योगी का आज का अंदाज देखिए, आपको यूपी, झारखंड, महाराष्ट्र तीनों राज्यों के रुझान समझ में आ जाएंगे। क्या प्रयागराज की प्रयोगशाला का यूपी के उपचुनाव में असर होगा? क्या योगी के बटेंगे तो कटेंगे का काउंटर अखिलेश प्रयागराज में देख रहे हैं? क्या योगी का नारा यूपी के साथ झारखंड और महाराष्ट्र में जीत की गारंटी बन गया है? और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, ये लड़ाएंगे आपको आपस में, लड़ करके पटना नहीं है, पटेंगे तो अखिलेश यादव के पीडीए राहुल गांधी की जाति जनगणना, इंडिया अलायंस के संविधान बचाओ जैसे नारों और फॉर्मूलों पर एक नारा क्या वाकई बहुत भारी पड़ रहा है? क्या योगी के बटेंगे तो कटेंगे ने चुनाव के तमाम समीकरण ध्वस्त कर दिए हैं? योगी के नारे ने विरोधियों की नींद उड़ा दी है। अब विरोधियों की तमाम चुनावी उम्मीदें प्रयागराज की प्रयोगशाला में आकर टिक गई, जहां 10,000 छात्र 4 दिन से प्रयागराज में लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन योगी विरोधियों से बेफिक्र है
क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी हिंदुत्व की प्रयोगशाला समंदर है, तो प्रयागराज की प्रयोगशाला महज एक बूंद है। इसलिए योगी कॉन्फिडेंट है। वो यूपी के साथ साथ झारखंड और महाराष्ट्र में भी धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। झारखंड की 3 रैलियों में योगी ने बटेंगे तो कटेंगे के फॉर्मूले से विपक्ष को हार की तरफ एक और कदम धकेल दिया। उन्होंने हिंदू वोटरों को समझा दिया कि अगर बटेंगे तो दंगे होंगे, दंगे होंगे तो हिंदुओं की झोपड़ी जलेगी, मकान दुकान लूटी जाएगी। अगर एक रहेंगे तो कट्टरपंथियों की हिम्मत नहीं पड़ेगी, दंगाई उनके मोहल्ले में आने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। ये कम्युनिस्ट लोग, ये माले के लोग, ये कांग्रेस के लोग, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग, ये सभी एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं, कोई अलग नहीं है। ये यहाँ पे कुछ भी बोले, रांची में जाकर के सब एक थाली में खाते हैं, एक साथ लूट खसोट करते हैं। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, ये लड़ाएंगे आपको आपस में, लड़ करके बटना नहीं है। बटेंगे तो हमें तो एक रहना है, एक रहेंगे, नेक रहेंगे, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, एक रहेंगे। और इसके लिए भाजपा को लेके आना है, कमल चुनाव चिन्ह पर लेके आएंगे, भाजपा को लेके आएंगे। झारखंड का आदिवासी इलाका हो या फिर महाराष्ट्र की धरती, योगी विपक्ष के उस इकोसिस्टम को एक्सपोज कर रहे हैं जो मुस्लिम वोट को एकजुट करता है और हिंदू वोट बैंक को जातियों में तोड़कर अपनी जीत का रास्ता सुनिश्चित करता है। बटेंगे तो कटेंगे से योगी ने मुस्लिम साधो हिंदू तोड़ो वाले इकोसिस्टम को हिला दिया है। अगर बटेंगे तो बेटी की इज्जत से खिलवाड़ होगी, रोजगार पर डाका पड़ेगा, संसाधनों पर रोहिंग्या बांग्लादेशी कब्जा करेंगे, लव जिहाद और लैंड जिहाद का खतरा बढ़ जाएगा, सनातन का वैभव बढ़ेगा तो कोई धर्म पर चोट करने की हिम्मत नहीं करेगा। ये लोग बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेंगे, आपकी रोजगार पर डाका डाल करके रोटी की समस्या खड़ी करेंगे और फिर लव जिहाद के माध्यम से आपकी जमीन पर भी कब्जा करने का प्रयास करेंगे। ये कतई नहीं होने देना है और इसको रोकेगी केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी रोकेगी। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में भी पहले 2017 के पहले, जब तक हमारी सरकार नहीं थी, ये लोग ऐसे करते थे। हम लोग जब से सरकार में आए हैं, डबल इंजन की सरकार है, आज उत्तर प्रदेश में न दंगा है न कर्फ्यू है, आज वहां पे न लव जिहाद है न लैंड जिहाद का कोई खतरा है। आज वहां पर हिंदुओं के गौरव का सम्मान फिर से वापस लाया जा रहा है। कहीं राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, कहीं काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण हो रहा है, कहीं मां विंध्यवासिनी धाम का निर्माण हो रहा है और कहीं पर विकास के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं। झारखंड में दूसरे चरण के लिए 20 नवंबर को 38 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण में ज्यादातर सीटें कोयलांचल और संथाल परगना की है। बरहेट से हेमंत सोरेन, जामताड़ा से सीता सोरेन, धनवार से बाबूलाल मरांडी और गांडेय से कल्पना सोरेन जैसे दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। 81 सीटों वाले झारखंड में पहले चरण में 43 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। योगी झारखंड की लड़ाई को बीजेपी के लिए हरियाणा से ज्यादा आसान मान रहे हैं। वजह यहाँ वो सब फैक्टर हेमंत सोरेन और कांग्रेस गठबंधन सरकार के खिलाफ है जिन पर योगी हिंदुत्व को एकजुट कर रहे हैं। आदिवासियों की अस्मिता, माटी और रोटी की सुरक्षा,
कट्टरपंथियों और नक्सलियों का खतरनाक गठजोड़। ये कांग्रेस नेतृत्व की, चाहे वह झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे माले के लोग हो, ये सब के सब लूट खसोट करने के लिए आए हैं। झारखंड की धरती को, यहाँ की बेटी, यहाँ की रोटी और यहाँ की माटी की सुरक्षा पे सेंध लगाने के लिए ये लव जिहाद और लैंड जिहाद के माध्यम से बांग्लादेशी घुसपैठियों को और रोहिंग्या मुसलमानों को यहाँ घुसा करके यहाँ के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। ये घुसपैठ नहीं होने देनी है। ये लाल सलाम वालों को धक्का देके बाहर करना है। योगी जब झारखंड में हुंकार भर रहे थे, तब अखिलेश यादव प्रयागराज की प्रयोगशाला में जीत की संभावना खोज रहे थे। उन्होंने प्रयागराज की प्रयोगशाला से छात्रों और उनके परिवार वालों को मिलाकर 1 करोड़ का कैलकुलेशन भी कर लिया है। 25,000 वोट हर विधानसभा सीट पर प्लस माइनस भी करा लिए हैं। इसी कैलकुलेशन के आधार पर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के क्लीन स्वीप का ऐलान भी कर दिया है और 2027 में सत्ता वापसी की भविष्यवाणी भी कर दी है। ये नारा अंग्रेजों का था, डिवाइड एंड रूल। ये नारा अब चलने वाला नहीं है। इस नारे को सब समझ गए हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि अंग्रेज तो चले गए, लेकिन उनके वचनवंशी और विचारवंशी आज भी हमारे आपके बीच में हैं, जो बांटना चाहते हैं। पीडीए जोड़ना चाहता है। हम जोड़ करके इनको हराने का काम करेंगे। हम एक दूसरे का सम्मान कर करके, जोड़ करके इनको हराने का काम करेंगे। इस चुनाव में मदद करिए आप लोग सब मिल करके। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि आप वो चुनाव जिताइए। हम सब लोग मिल करके आपको 27 में सरकार बनाने का भी काम करेंगे। योगी ने अखिलेश के फूलपुर छोड़ते ही न सिर्फ उनके कैलकुलेशन को बल्कि प्रयागराज की प्रयोगशाला को भी ध्वस्त करने के लिए आगे का प्लान पेश कर दिया। अब यूपी पीसीएस का इम्तिहान एक दिन में होगा। पहले 7 और 8 दिसंबर को 4 पालियों में एग्जाम होने थे, अब एक दिन में 2 शिफ्ट में एग्जाम होंगे। आरओ की परीक्षा के लिए आयोग ने समिति बना दी है जो इम्तिहान पर जल्द रिपोर्ट देगी। आरओ का एक पेपर होता है। पहले 22 और 23 दिसंबर को 3 पारी में पेपर होने थे। अब कमेटी बना दी गई है और जल्द इसका भी सॉल्यूशन हो जाएगा। अखिलेश यादव ने पुलिस परीक्षा पर भी ऐसे ही सवाल उठाए थे और योगी सरकार पर लगातार हमलावर रहे थे, लेकिन अब दिसंबर में पुलिस परीक्षा के नतीजे आने वाले हैं। यूपी में उपचुनाव 20 नवंबर को होने वाले हैं। योगी के विरोधी सोच रहे थे प्रयागराज की प्रयोगशाला से मोमेंटम बना रहेगा, माहौल उनके पक्ष में जाएगा, लेकिन योगी ने वो भी मौका छीन लिया।